नमस्ते दोस्तों। हम हमारी जो क्लास है वो भारतीय संविधान की चल रही है। उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने अधिनियम देखे थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम लाए गए थे, जिनके जो भारत में भारतीय संविधान का आधार तैयार करते हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने उन अधिनियमों को पढ़ा था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है संविधान का निर्माण। ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हुए और भी सारे नेता हुए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कई बार इस बात को रखा कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए जिसके तहत देश में शासन व्यवस्था का संचालन हो, देश में शासन का संचालन हो। तो जिसके बाद समय समय पर अनेक लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत के संविधान के निर्माण की बात रखी गई, जिसमें सबसे पहले जो बात, लेकिन हर बार क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया जाता था। जैसे वामपंथी नेता एम.एन. राव हुए, जिनके द्वारा एक बार 1934 में ब्रिटिश यह मांग रखी गई कि वो एक संविधान सभा का गठन करे जो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। ऐसे कई नेता और भी हुए जिन्होंने इस मांग को रखा। लेकिन एक बात ये भी थी कि जो भारत के लिए संविधान बने वो कौन बनाए, ब्रिटिश सरकार ही बनाए या भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि सरकार 1885 में जो कांग्रेस का गठन होता है, कांग्रेस का निर्माण होता है, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होता है। इस कांग्रेस ने एक बात कही 1885 में ही। क्या कहा? इसने कहा कि भारत के लिए संविधान सभा, भारत के लिए संविधान का निर्माण, भारत के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना? तो कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के लिए जो संविधान सभा का निर्माण है वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जो भारत के लोगों की जो समस्या है उन्हें भारतीय ही बेहतर तरीके समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए भारत के लिए जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद समय समय पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष इसकी मांग रखी गई। तो एक बार उन्होंने भारतीय लोगों को एक चुनौती दी कि आप हमारे पास तो बार बार आ जाते हो, कभी अपने हिसाब से एक आध कोई प्रारूप तैयार करो कि संविधान कैसे बने। तो इस चुनौती को पूरा करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत के पहले संविधान का निर्माण किया। कब किया? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई। नेहरू रिपोर्ट बनाई। इसे भारत का
पहला संविधान कहा जाता है। ठीक है ना। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसको खारिज कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1934 में वामपंथी नेता हुए एमएन राव, जिनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह मांग रखी गई कि वो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करे। क्यों करे? क्योंकि उस वह संविधान सभा क्या करेगा कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। कब किया? 1934 में एमएन रॉय, इनने मांग की कि भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि वो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करे। जब इनने ये मांग की तो तुरंत 1935 में ही कांग्रेस ने कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि जो भारत के लिए संविधान सभा का गठन है वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। भारत के लिए संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। ही किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता रहा। उसके बाद जब ज्यादा ही तीव्र विरोध होने लगा और इसकी ज्यादा मांग होने लगी, यहाँ पर ब्रिटेन की सरकार भी कमजोर होने लगी, तो फिर कैबिनेट मिशन आता है। कब आता है कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 में। ठीक है ना। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे मार्च 1946 में। एक मिनट देता हूं। कैबिनेट इसको क्लीन ही कर देता हूं मैं। तो बहुत समस्या करता है। ठीक है, यहीं लिख देता हूं इसको। ठीक है, कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कब आता है? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे लॉर्ड, एक मिनट, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर।
सेंटर। तो कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। इस कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है ना। इसमें ही प्रावधान, इस जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था 1946 में जो आया था, इसमें ही संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना। और इसमें जो प्रावधान किया गया था, इसके बाद इसमें जो प्रावधान था वो था कि जो भारत के लिए जो संविधान सभा का गठन है वो निर्वाचित भी होगा और मनोनीत भी होगा। ठीक है ना। इसके तहत क्या था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाना था, कि जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाना था। ठीक है ना। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कैबिनेट मिशन योजना में यह प्रावधान किया गया था कि जो संविधान सभा का जो गठन होगा वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। और कैसे होगा, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाना था। किसके लिए किया जाना था? संविधान सभा के लिए। ठीक है ना। इस प्रकार से संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या कितनी निर्धारित होती है? 389 निर्धारित होती है। ठीक है ना। अब जो 389 जो टोटल है, इसमें से क्या था? 292 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, 4 चीफ कमिश्नरी से आने थे, ब्रिटिश प्रांत से आने थे, ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी से आने थे, और 93 सदस्य, 93 सदस्य देशी रियासतों से। थे। ठीक है ना। अब जो संविधान सभा में जो 389 जो सदस्य थे वो ऐसे डिवाइड थे कि 292 आने थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 थे देशी रियासतों से। अब इनमें भी क्या था कि जो 292 थे, इनके सदस्य कैसे आएंगे? तो ये निर्वाचित होके आएंगे, इनके लिए चुनाव होना था, ये निर्वाचित होंगे। ठीक है। ये इनका चुनाव होना था, इनका भी होना था। और जो 93 सदस्य जो देशी रियासतों के माध्यम से आने थे, वो इनके द्वारा मनोनीत किए जाने थे। अपने हिसाब से किसी भी योग्य व्यक्ति को ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि अपनी ओर से मनोनीत कर सकते थे, अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज सकते थे। इस प्रकार से जो संविधान सभा थी वो हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से चयनित, क्योंकि यहाँ जो निर्वाचन होना था, चुनाव होना था, इसलिए जो चयनित हो गई, या फिर हम चयनित कहें या इसे अपन कह लें निर्वाचित, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चित और मनोनीत। संविधान सभा दोनों तरह की थी, निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी, क्योंकि ये यहाँ निर्वाचन होना था, चुनाव होना था, तो ये निर्वाचित हो गई, और जो 93 सदस्य थे वो मनोनीत होके आने थे, तो इसलिए ये मनोनीत हो गई। तो जो भारत की जो संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान के निर्माण के लिए, वो चयनित भी थी, मतलब निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या होता है? अब जो निर्वाचन होना था यहाँ इनका, तो निर्वाचन के ये जो सदस्य थे, इनके लिए जो निर्वाचन होना था, इसके लिए निर्वाचन कब होता है? इसके लिए निर्वाचन होता है अगस्त सितंबर
1946 में इनके लिए निर्वाचन करवाया जाता है, जिसमें उस समय कई पार्टियां इस निर्वाचन में भाग लेती हैं। कांग्रेस पार्टी भाग लेती है, मुस्लिम लीग थी, ये दो तो प्रमुख थी। इसके अलावा अन्य कई छोटे दल थे, जैसे आज के समय में क्षेत्रीय दल है, उसी प्रकार से उस समय भी कई छोटी छोटी पार्टियां भी थी, उनने भी इस निर्वाचन में अपनी हिस्सेदारी निभाई, उनने भाग लिया और चुनाव लड़ा। तो इस निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को सीटें मिली 208। मुस्लिम लीग को मिली 73 और जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी उन्हें टोटल 15 सीटें मिल गई। ठीक है ना। इस प्रकार से संविधान सभा गठित होती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली थी, इस कारण से मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं थी और वो अपने लिए अलग से संविधान सभा की मांग रख रही थी। वो इससे संतुष्ट नहीं थी, वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन हो। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का जो इस समय अगस्त सितंबर 1940 कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा गठित हुई थी, जिसके लिए निर्वाचन हुआ था 1946 में, इसका बहिष्कार किया। उसने बैठकों में भाग नहीं लिया क्योंकि वो अपने लिए अलग से चाहते थे संविधान, उनके लिए वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन हो। ठीक है ना। जो बैठकें होती आगे उनमें भी इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। अब जैसे जी है, ये सब यही लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी, यहाँ लिखा है, ये वो यही चीज है। अगर कोई इसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है। ये है सबसे पहला पॉइंट कि भारत के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ऐसा पहला प्रस्ताव 1885 में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। टू द पॉइंट है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है केवल उतना ही है। और अगर कोई अधिकांशतः सारे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं, अगर कुछ छूटता है तो आप लोग लूज एंड से कवर कर सकते हैं। वैसे टू द पॉइंट है, जितना एग्जाम के लिए जरूरत है उतना ही। सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय संविधान निर्मित किया गया था, जिसे भारत का पहला संविधान कहा जाता है। ठीक है ना। जो इसके बाद क्या था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के कहां के अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में दिया गया था ये नारा, जिसके बाद आजादी से पहले 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती है। यही कारण है कि जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, इसी कारण से हुआ था, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राव के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के गठन की मांग रखता है। 1935 में कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि संविधान सभा का जो गठन है वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। उसके बाद एक कैबिनेट मिशन आता है मार्च, जिसके तहत 3 सदस्य थे इसमें, और जिसके तहत संविधान सभा का गठन होता है। इसमें प्रावधान था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाना था। टोटल सदस्य संख्या 389 हो गई। 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। ठीक है ना। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है ना। उसके बाद जो 93 सदस्य थे, जो 93 थे जो देशी रियासतों से आने थे। ठीक है, ये निर्वाचन हो गया।
जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है, 73 मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीटें अन्य को प्राप्त होती है। अगर कोई लिखना चाहे तो इसे लिख सकता है, प्रॉपर नोट्स हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अधिकांशतः सारे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा का गठन हो जाता है। 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद संविधान सभा की बैठकों का दौर चलता है संविधान निर्माण के लिए, उस पर चर्चा होना है क्या। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है फ्रांसीसी प्रथा के आधार पर। ये फ्रांसीसी प्रथा क्या थी? फ्रांसीसी प्रथा का तात्पर्य कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे अध्यक्ष चुना जाता है। तो उस समय की संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इस आधार पर उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद अगली बैठक जो थी संविधान सभा की, वो 11 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो बैठक होती है संविधान सभा की, वो होती है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। जो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का उनका उद्देश्य था कि वह देश को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे, ठीक है ना। क्या क्या बनाना चाहते थे उनके, क्या था कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे, ठीक है ना। इन शब्दों का तात्पर्य क्या है? जैसे समाजवाद मतलब समाजवाद में एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समानता के सभी तथ्यों को परिलक्षित करता है, ठीक है। जो क्या करता है? समानता के सभी तथ्यों को परिलक्षित करता है, जिसमें क्या क्या होता है? राजनीतिक समानता की बात करता है, यह आर्थिक समानता की बात करता है, यह
गरीबों के कल्याण की बात करता है। इसमें ये सारी चीजें आती है, समानता के अंतर्गत ये सारी तत्व निहित हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जो है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि यह कहता है कि धर्म का राजनीति से अलगाव है। मतलब धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग बातें बताता है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। अगर इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये शब्द को रखा गया है, ठीक है ना, जिससे जो यह बताता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, साथ ही राज्य किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लोकतांत्रिक मतलब जो सारी शक्तियां हैं लोकतंत्र में वो जनता के हाथ में देने का बात कहता है। और गणतंत्र क्या, गणराज्य मतलब गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है कि जो शासन का प्रमुख व्यक्ति है, जो शासन का जो शासक है, वो वंशानुगत ना होकर के उसे चुना जाएगा। वंशानुगत का अर्थ है कि राजा का पुत्र ही राजा नहीं बनेगा, राजा का पुत्र ही राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो जनता, जैसे जनता चुनेगी। जैसे पहले होता था ना कि जैसे बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, उनका ही पुत्र था, हुमायूं के बाद अकबर, ऐसे फिर उनके ही बच्चे शासन करते। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ऐसी प्रक्रिया नहीं है। अब वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाएगा। कौन? शासक का जो मुखिया है। राष्ट्रपति का जो पद है, भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो इस प्रक्रिया के तहत ही आता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता। भले ही इसे विधायक और सांसद वोटिंग देते हैं इसके लिए, लेकिन विधायक और सांसदों को चुनकर कौन भेजता है? जनता चुनकर भेजती है, ठीक है ना। इसलिए ये बैठक हो गई थी अपनी 13 दिसंबर 1946 को अपनी बैठक संपन्न होती है। किसकी? संविधान सभा की। जब अपन नेक्स्ट पे जाएंगे वो सब यही है। 9 दिसंबर को ये जो बैठक होती है, यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अपन लोग एक मिनट, यहां तक हो गया था, यहां तक। इसके बाद मैंने जो आगे बताया वो यहां से बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगली बैठक ये हो गई, और तीसरी बैठक ये हो गई जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। इसे संविधान सभा कब स्वीकार करती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार करती है? तो इसे स्वीकार किया जाता है, जो संविधान सभा है इसे उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार करती है? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करती है, ठीक है ना। यही सब है। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, कि जो संविधान में जितने भी सलाहकार है उसे BN राव को नियुक्त किया गया था सलाहकार के रूप में। कोई अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकता है पॉज करके। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें जो संविधान सभा जो गठित हुई थी, कई बार फैक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे। तो जो संविधान सभा थी, जो टोटल सदस्य थे उनमें से 33 सदस्य SC के थे। SC मतलब अनुसूचित सूचित जाति। 29 सदस्य ST के थे। ST मतलब अनुसूचित
और 15 जो सदस्य थे वो महिलाएं थी। महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15 थी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें एससी समुदाय के कितने सदस्य थे टोटल? तो 33 थे। एसटी के पूछा जाए तो 29 थे, और महिलाएं जो पूछी जाए तो महिलाएं 15 थी। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या, चूंकि पता हम लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग शुरुआत से ही अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, उसने इस संविधान सभा का भी बहिष्कार किया था। तो जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन होता है 15 अगस्त 1947 को, तो देश के विभाजन के साथ ही जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया और भारत अलग, तो उसके तहत संविधान सभा में भी परिवर्तन हुए। ठीक है ना, संविधान सभा में भी कई परिवर्तन हुए। अब जो संविधान सभा में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें अपन लोग देखेंगे। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को जब दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए भी अलग से संविधान सभा का गठन करना था, तो ये जो तत्कालिक संविधान सभा थी उसका विभाजन किया जाता है। उसमें परिवर्तन क्या, अब जो भारत के लिए जो संविधान सभा थी उसमें क्या क्या परिवर्तन आए देश के विभाजन के पश्चात? तो मुख्यतः कई परिवर्तन आए, लेकिन जो मुख्यतः 3 परिवर्तन है जो संविधान के दृष्टिकोण से, भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपन वो देखें। तो सबसे पहले क्या था कि जो संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभुत्व का अर्थ क्या है? यहां पर स्वतंत्रता से होता है कि अगर कोई संप्रभुत्व का अर्थ है कि उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का निर्णय करने के लिए, तो इसीलिए संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। तो पहला जो 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद जो संविधान सभा में परिवर्तन आया, सबसे पहला यही परिवर्तन आया कि जो संविधान सभा थी उसे संप्रभु निकाय बनाया गया, ताकि वो स्वेच्छा से किसी भी संविधान को बना सकती थी। जो दूसरा परिवर्तन जो आया संविधान सभा की सदस्य संख्या में, संविधान सभा की सदस्य संख्या में, जब शुरुआत में जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय टोटल 389 सदस्य थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो अब कितना बचे? तो जो भारत की संविधान सभा थी उसमें अब टोटल कितने सदस्य बचे? 299। ठीक है ना, इन 299 में 229 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत की सदस्य संख्या थी, ब्रिटिश प्रांत की सदस्य संख्या थी, और 70 देशी रियासतों से मनोनीत की थी। ठीक है ना, 229 क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे, और जो 70 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। दूसरा, तीसरा परिवर्तन क्या आया कि अब चूंकि भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और ब्रिटेन की सत्ता यहाँ से समाप्त होती है, अब जो भारत की जो सत्ता है सीधे भारतीयों के पास आ गई थी। तो तत्कालीन रूप से शासन के संचालन के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। ठीक है, तो उस अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा के अंतर्गत ही किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्यों किया गया था? तो शासन के तत्कालीन रूप से शासन के संचालन के लिए। ठीक है ना, तो
जो 15 अगस्त को जो देश का विभाजन हुआ था, तो उसके तहत जो कई परिवर्तन आए थे, तो कई परिवर्तन आए थे, तो संविधान सभा में भी कई परिवर्तन आए, जिसमें महत्वपूर्ण जो संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, केवल उनको देखेंगे अब। सबसे पहला था कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया, ताकि वो स्वेच्छा से अपने लिए किसी भी स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकते थे। मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता का, संप्रभु का अर्थ है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या बाहर निर्णय हो, किसी भी प्रकार के निर्णय हो। दूसरा जो परिवर्तन आया था वो संविधान सभा की सदस्य संख्या के संबंध में आया था। पहले जो 389 थी, जो विभाजन के बाद 299 बची, जिसमें 229 जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य संख्या थे, और 70 जो थे वो देशी रियासतों से आने थे। ठीक है। जो तीसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो ये आया था कि जो अब चूंकि भारत की जो सत्ता थी भारतीयों के पास थी, तो तत्कालीन रूप से शासन के संचालन के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वह अंतरिम सरकार जो थी वो संविधान सभा के अंतर्गत ही गठित की गई थी। ठीक है ना। अब चूंकि इस अंतरिम सरकार में कौन कौन था, कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कौन क्या चीज था। तो वो है जैसे तो उस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, मतलब विदेशी मामलों देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी उनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई रेल मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वो शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे, और षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। ऐसे कई मंत्री थे उसमें, जो आगे लिस्ट है वो भी लिस्ट हम बता देंगे आपको, महत्वपूर्ण जो लोग थे उसमें वो लिस्ट। ठीक है ना। अब जो अपन देखेंगे संविधान सभा, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता के बाद अब संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती थी, तो दो प्रकार से काम करती थी ये संविधान सभा। कौन कौन से था, एक तो था संविधान निर्मात्री सभा के रूप में, क्योंकि संविधान भी बनाना था इसी संविधान सभा को, भारत का संविधान बनाना था। दूसरा शासन का संचालन भी करना था, मतलब अंतरिम सरकार के रूप में भी संविधान सभा उस समय कार्य कर रही थी। ठीक है ना। तो जब यह संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। किसके, जब यह संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम करती थी तो उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। जबकि जब यह अंतरिम सरकार के रूप में संविधान सभा काम करती थी उस समय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी बावलंगर। जो भारत के पहले लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी आगे चल के बनते हैं। ओ ये क्या हो गया, ठीक है ना। जीवी बावलंगर जो आगे चल के भारत के पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। जो है ये सब मैंने चीजें अभी आपको बताई हैं। क्या क्या चीज बताया है कि ये है कि इसमें है टोटल कितने सदस्य थे, तो एससी के 33 सदस्य थे, एसटी के 29 थे, टोटल महिलाएं 15 थी। ठीक है ना। 15 अगस्त को देश का विभाजन के बाद जो संविधान सभा में जो परिवर्तन आते हैं वो ये 3 परिवर्तन है कि पहले संप्रभु निकाय बनाया गया, उसके बाद जो सदस्य संख्या थी संविधान की वो परिवर्तित होती है, 299 होती है, जिसमें
229 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे, 70 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से शामिल थे। और तत्कालीन रूप से शासन के संचालन के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है संविधान सभा के ही अंतर्गत। अब ये जो अंतरिम सरकार जो थी इसका स्वरूप कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, विदेशी मामले देखते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, वो सब मैंने आपको बताया कि कौन किस विभाग का मंत्री हुआ करता था। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आता है ये पूरा आपके पास है। उसके बाद ये अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा जो है दो रूपों में कार्य करती थी। पहला संविधान निर्मात्री सभा के रूप में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और जब यह अंतरिम सरकार के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे जी.वी. बावलंकर, ठीक है। अब जो संविधान सभा थी उसे संविधान का निर्माण करना था, तो इसके लिए उसने क्या किया कि संविधान सभा के द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया जो अलग अलग कार्य देखती थी। इन समितियों की संख्या लगभग 22 थी। जो प्रमुख समितियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति इसमें प्रारूप समिति है जो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन जो लाइन से जो समितियां थी हम उसके बारे में बात करेंगे कि संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, और राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी। इन तीन के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। का ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, मैचिंग में आ जाता है या फिर डायरेक्ट पूछ ले, जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। तो तीन समितियां, तो किस समिति के कौन अध्यक्ष थे वो बताएं कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समझौता समिति। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कि वो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति और राष्ट्रध्वज समिति, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे जे.बी. कृपलानी। ये जो समितियां थी जो अलग अलग। अब जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो गठित की गई सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका जो गठन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 में की गई थी। जिसका मुख्य कार्य ये क्या था, तो इसका मुख्य कार्य जो था वो था कि भारतीय संविधान का एक निश्चित प्रारूप तैयार करना, कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का हो। ये पूरा का पूरा काम, भारतीय संविधान के निर्माण का काम था, वो प्रारूप समिति के अंतर्गत ही था, जो एक निश्चित प्रारूप तैयार करना था, ठीक है। इसकी टोटल सदस्य संख्या कितनी थी प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति की जो टोटल सदस्य संख्या थी, प्रारूप समिति, इसका गठन इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947। किसकी अध्यक्षता में होता है, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। इसके टोटल सदस्य कितने हैं, 7 टोटल सदस्य थे इसमें, अध्यक्ष सहित। इसका प्रमुख काम क्या था, इसका कार्य था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, प्रारूप बनाना, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण समिति है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं कि कब गठित हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, टोटल सदस्य कितने थे और इसका मुख्य कार्य क्या था। अब जो टोटल सदस्य थे 7, कौन कौन सदस्य थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। टोटल ये कितने हो गए, 5। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे पहले, दूसरे कौन हो गए, अंबेडकर जी, दूसरे अलादी कृष्ण स्वामी, अलादी कृष्ण, ठीक है ना। इसके गोपाल स्वामी अय्यर अयंगर थे,
ठीक है, के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब टोटल ये 5 हो गए। अब जो 2 सदस्य थे, कितने, 2 सदस्य। सबसे पहले बी एल मित्र, बी एल मित्र। सबसे पहले जब मूल रूप से प्रारूप समिति का गठन हुआ था उस समय ये 5 तो थे ही, इसके अलावा बी एल मित्र थे और डीपी खेतान थे, डीपी खेतान थे। लेकिन बाद में ये हट गए थे, ठीक है ना। इनके स्थान पर कौन आए थे बाद में, बी एल मित्र के स्थान पर आए थे एन माधवराव, एन माधवराव, और डीपी खेतान के स्थान पर आए थे टीटी कृष्णमाचारी। कई बार ये भी पूछ लेता है प्रश्न में कि बताइए बी एल मित्र के स्थान पर कौन आया था प्रारूप समिति थे, तो बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव शामिल हुए थे और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी शामिल हुए थे, ठीक है ना। ये 5 तो शुरुआत से ही रहे थे, लेकिन पहले शुरुआत में ये थे, लेकिन बाद में इनके स्थान पर ये आए थे। शुरुआत में ये थे, इनके स्थान पर ये आए थे। तो टोटल सदस्य कितने हुए प्रारूप समिति में, 7, ठीक है ना। अब इस प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था कि भारतीय संविधान का एक निश्चित प्रारूप तैयार करना। तो इस प्रारूप समिति ने क्या किया कि विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनका अध्ययन करके भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप को तैयार करने के बाद इस प्रारूप समिति ने उसे संविधान सभा के समक्ष रखा, उसको कि आप इसे देखिए, इसको तो उस पर वाचन हुए संविधान सभा में, ठीक है ना। जब इनने अपना प्रारूप समिति ने अपना संविधान का निश्चित प्रारूप तैयार करके उसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, तो वाचन हुए संविधान सभा में, उस पर वाचन हुए। कितने वाचन हुए उस पर, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। टोटल 3 ही वाचन हुए थे। जो पहला वाचन है वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है ना। पहले वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था कि संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था इसमें, ठीक है ना, केवल। सेकंड बैठक जो थी, जो सबसे लंबी चली थी, लगभग 1 साल तक ये चली थी। कब से कब तक हुई थी, तो ये हुई थी 14 नवंबर 1948 से शुरू होकर के ये चली थी 17 अक्टूबर 1949 तक। लगभग 1 साल तक यह चली थी। इसमें ये जो तीसरा वाचन था, इसमें भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा होती है और उसे स्वीकार किया जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है। तीसरी बैठक जो है, तीसरा जो वाचन है संविधान के प्रारूप पर, वो हुआ था नहीं, ये 15 नवंबर से शुरू हुआ था। यहाँ ये 15 नवंबर से शुरू हुआ था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है ना। और यहाँ पर जो तीसरा जो है वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर के 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन होता है। इस वाचन में भारतीय संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। यहां इस वाचन में भारतीय संविधान स्वीकार हो जाता है, मतलब अब भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनके स्वीकार हुआ, उसे अंगीकार कर लिया गया। तो उस दिन लगभग 15 अनुच्छेद, केवल 15 अनुच्छेद को ही लागू किया गया, ठीक है। बाकी जो संविधान है उसे कब लागू किया गया, उसे 26 जनवरी
1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। अब बात यह है कि जब 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया तो उस दिन केवल 15 अनुच्छेदों को ही क्यों लागू किया गया, पूरा ही क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या था कि आजादी से पहले, जो पहले पॉइंट बताया था मैंने, आजादी से पहले 26 नवंबर के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। 26 जनवरी को ही क्यों मनाती थी? उसका भी एक कारण था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। ठीक है ना? कब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था? पहली बार। इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था आजादी के पहले। इसी यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को केवल 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। लेकिन अगर कभी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो अपन को 26 नवंबर नहीं लगाना है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना? इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है लागू हो जाता है। भारतीय संविधान लागू हो गया। यहां तक अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। इसके आगे अपन कल देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या थी, इसमें और क्या क्या चीज थे। इसके बाद अपन प्रस्तावना पे आगे मूव करेंगे। ठीक है ना? ये कंप्लीट हो गया। अगर हम, हाँ, इसमें अगर एक दो फैक्ट और कि जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगर पूछ ले कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो इसमें वो 63 लाख 97,000 इसमें पैसे खर्च होते। ठीक है ना? तो ये अपन ने आज का ये टॉपिक था वो इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे अपन कल कवर करते हैं। अगर आप लोग, आज हम नोट्स भी लेकर आए हैं, अगर किसी को लिखना हो, जो मैंने आज पढ़ाया है केवल उतना है। जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत की, तो ये पहला पेज सब कुछ मैंने इसमें समझाया है, ये सब है। आप लोग स्टॉप करके इसे लिख भी सकते हैं। इसके अलावा ये है, ये सारी कंप्लीट की कि निर्वाचन कब होता है, निर्वाचन कब हुआ इसमें। इसके अलावा बैठकें हैं, इसकी बैठकों के विषय में एक बात और है कि जो बैठक है वो कई किताबों में, तो अधिकांश किताबों में पहली जो बैठक है वो 9 दिसंबर को, सेकंड जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को, और थर्ड जो हुई थी वो 13 दिसंबर को मानी जाती है। लेकिन एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कौन सी बैठक में, संविधान सभा के किस बैठक में इसे रखा गया था। तो सभी लोगों ने, क्योंकि सारी की सारी किताबों में तीसरी बैठक ही है, लेकिन उनने इसे 5वीं बैठक माना था, क्योंकि उनका मानना था कि पहली हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 10 दिसंबर को, तीसरी 11 दिसंबर को, चौथी 12 दिसंबर को, और 5वीं 13 दिसंबर को। ठीक है ना? तो ये अपन को दोनों चीजें याद रखनी है। अगर तीसरी बैठक आए तो तीसरी, और 5वीं आए तो 5वीं। ठीक है ना? BN राव जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिए गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट पेज अपन ने ये देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो परिवर्तन आए थे भारतीय संविधान में, संविधान सभा में जो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे संविधान के दृष्टिकोण से, वो देखे। उसके बाद जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसका स्वरूप क्या था, उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे, वो चीज अपन ने देखी। इसके अलावा जो दो स्वरूप में काम करती थी संविधान सभा, एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन होते थे। जब ये अंतरिम सरकार के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे।
इसके अलावा जो संविधान सभा के अंतर्गत जो संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया था, ये जो समितियां हैं, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, ये साइड में झंडा समिति भी लिखी है। लगभग 22 समितियों गठित की गई थी। उसके अलावा प्रारूप समिति, जिसका गठन, इसका मुख्य कार्य क्या था, संविधान का निश्चित प्रारूप तैयार करना था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः प्रश्न इससे ही आते हैं। किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में की गई थी। कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है ना। इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 7 टोटल सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है ना। टोटल सदस्य कितने हैं, ये हैं 7 हैं। कौन कौन सदस्य हैं, ये 5 तो शुरुआत से ही रहे थे। ये बीएल मित्र के स्थान पर बाद में एन माधवराव जोड़े गए थे और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी बाद में आए थे। इस प्रारूप समिति ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं, संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, उन्हें वाचन के लिए रखते हैं। ये 3 वाचन होता है। कब कौन सा वाचन हुआ, 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर 1948 को हुआ था, दूसरा 15 नवंबर को हुआ था। ये जो 3 वाचन हुए, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। इसके अलावा अपन ने देखा कि इसमें टोटल कितना टाइम लगा इसमें बनने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, तो लगभग 63,97,000 हुआ। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 26 नवंबर 1949 को संपन्न होती है। इसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया जाता है। और जो संविधान लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे आजादी से पहले मनाया जाता था। ठीक है ना। ये सारी बातें अपन ने देख ली। इसके आगे अपन कल देखेंगे। अब ये जो पीडीएफ है जो आपको लिखना हो, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।